हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 12th बोर्ड एग्जाम 2019 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2009 से लेकर 2018 तक के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 50 का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खरा शब्द का विलोम है। तो विलोम का अर्थ होता है विपरीत, अर्थात उसका विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो खरा शब्द का जो है ना विलोम होता है खोटा, खरा खोटा, ये सुने होंगे आप। तो खरा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना यहाँ पर उर्वशी हो जाएंगे, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बाकी बात जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र हो गया और रेणुका हो गया, ये सभी जो है ना रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। लेकिन उसमें से एक ऐसा रचना था उर्वशी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद समाज का विशेषण है। तो समाज का विशेषण, इसमें आपको शब्द पर भी ध्यान देना होगा कि सामाजिक होता है समाज का विशेषण, लेकिन दो सामाजिक है यहाँ पर। देखिए इसमें सामाजिक है, सामाजिक है, तो ये होगा ही नहीं। तो सामाजिक का सही जो है ना होता है ना, ये होता है रूप सामाजिक। तो इसका राइट आंसर ए होगा सामाजिक। बाकी बात जो है वह सभी ऑप्शन गलत है। असामाजिक तो होगा ही नहीं, समाज योगी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक। उसके बाद है कि विद्यालय का विशेषण है। देखिए प्रश्न ही गलत है, यहाँ पर विशेषण नहीं होगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि संधि विच्छेद दिया गया यहाँ पर। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय। विद्या का अर्थ विद्या, आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात विद्या का घर मंदिर ही विद्यालय कहलाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका हार मानना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हार मानना। उसके बाद प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो पहले भी बताए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया। और संपूर्ण क्रांति जो है यह एक ऐतिहासिक भाषण है जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। इसका सातवां प्रश्न है कि उदंड का विलोम है। तो उदंड का विलोम क्या होगा, विनर्म, विनर्म होगा। उदंड मतलब उदंड है, उसका विनर्म, विनर्म। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विनर्म। उसका उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था यह एक कहानी है, लेकिन यह कहानी जो है वह कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान मतलब अपने कर्म को वह नहीं भूलता है। कौन नहीं भूलता है, तो इस कहानी में आप लहना सिंह के बारे में पढ़े होंगे, जो कि फौज में अपने कर्म को कभी नहीं भूला था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, बालकृष्ण भट्ट जी। और बातचीत क्या है, तो यह एक निबंध है, ललित निबंध भी रहता है कभी कभी ऑप्शन में। फिर आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जैसे आनंदित, इत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इत। उसके बाद है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त जो है उपरयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो सिपाही की मां से लिया गया है। और इसके जो एकांकीकार हैं, ये तो एकांकी है, तो इसके एकांकीकार कौन है, तो मोहन राकेश जी हैं। उसमें ही मानक के बारे में ये बोला गया था। जो 2 बर्मा से लड़कियां आई थी वही बोली थी कि फौजी वहां लड़ने के लिए गए हुए भाग नहीं सकते हैं, अगर वह भागने की कोशिश करते हैं तो उसे गोली मार दी जाती है। ये सेना में नियम होता है।
उसके बाद है 13 का आजकल कौन सा समास है। तो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि ये तो अव्यय हो जाएंगे, तो इसको अव्ययी भाव समास कह देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर जो वह होगा द्वंद्व समास। अब क्यों होगा द्वंद्व समास, तो आजकल इसमें आज और कल दो शब्द है मिलकर एक शब्द बने हैं, तो वो समास होते हैं, और ये दोनों शब्द जो है प्रधान है, आज का भी प्रधान है और कल भी प्रधान ही है, मतलब इसका ही विशेषता है, ये मुख्य है। और जाके एक बात और समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं जिसके शब्द में एक दूसरे के विलोम का अर्थ व्यक्त होगा। जैसे आज का विलोम क्या होगा, कल, तो इसमें विलोम का अर्थ व्यक्त जहां पर भी हो वहां पर आपको द्वंद्व समास ही देना है। उसके बाद है सुरसागर के कवि हैं, तो सुरसागर के कवि सूरदास जी हैं। सुरसागर हो गया, सरावली हो गया, ये सभी सूरदास जी के ही रचना है। उसके बाद पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी द्विगीय समास है। क्यों है द्विगीय समास, तो द्विगीय समास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि यह वैसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे पंच, पंच मतलब पाँच, तो ये पाँच क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक होगी ये शब्द, और जो द्विगीय समास हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। उन्होंने एग्जाम की तैयारी खून पसीना एक करके किया था, बहुत परिश्रम करके किया था। फिर मलयज की रचना है, तो मलयज की रचना इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों जो है ना, यह मलयज जी का रचना है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। तो उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, तो यह भी एक शब्दांश ही होता है जो किसी शब्द के पहले लगेगा और उसके अर्थ और भाव को बदल देगा, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपवास, तो वास में उप लगा हुआ है, तो यह इसका उप हो जाएगा उपसर्ग, उप जोड़ वास, उपवास। उसके बाद है साकार का विलोम है, तो साकार का निराकार, विपरार्थक शब्द हो जाएंगे। फिर हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ और पैर ये एक दूसरे के योजक लग रहे हैं, तो योजक किसमें होता है, द्वंद्व समास में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे द्वंद्व समास। इसमें विलोम का भी अर्थ कभी कभी व्यक्त होता है, कभी कभी योजक का भी अर्थ व्यक्त होता है। फिर कामचोर कौन सा समास है, तो कामचोर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। काम से जी चोराने वाले, तो से आ गया, तो कर्ता को छोड़कर उसके बाकी बात जितने कारक होते हैं सबका तत्पुरुष होता है, तो सी आ गया करण तत्पुरुष, राइट आंसर इसका बी होगा तत्पुरुष। फिर आत्मा का विशेषण, तो आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मीय हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। फिर है नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद जो है वह हो जाएगा ने जोड़ अन, नयन। आप इसे थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। तो नयन जो है यह कौन सा संधि है, तो पहले तो यह स्वर्ग संधि, स्वर संधि है। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। इसमें ए है, ए का मेल हुआ है अ से, जब ए का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो वह आय में बदल जाता है, ये ध्यान दीजिए, वह आय में बदल जाता है, और ये सिर्फ आय में बदलता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो है ना सिर्फ आय में बदलता है, अगर डबल वाला रहेगा तब वो आय में बदलेगा, तो इसमें एक ही है लकीर, तो ये आय में बदलेगा, तो नय जोड़ अन, नयन, आय आया ना बीच में शब्द, तो वही आय बन जाता है इन दोनों के मेल से। ये थोड़ा सा डिस्कस कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यह एक स्वर संधि है, तो इसका राइट आंसर 23 का ए होगा। उसके बाद जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द कहा जाता है, तो दीक्षित, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दीक्षित, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। फिर निंदा का विलोम है, तो निंदा करना, उसका विलोम क्या होगा, उल्टा, स्तुति करना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो हारजीत जो कविता है वह कहीं नहीं वही कविता संग्रह से लिया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। उसके बाद के 27 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जिसका उदर लंबा हो उसी को लंबोदर कहा गया है, और इसमें लंबोदर का कोई अर्थ व्यक्त नहीं हो रहा है बल्कि गणेश जी का बोध हो रहा है, तो जिसमें विशेष अर्थ को देता है वह बहुव्रीहि समास होता है, तो
इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। फिर है निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो इसमें देखिए उदाहरण दिया ही नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि प्रश्न को पूरा ही नहीं किया गया है। फिर है धरती का विलोम है, तो धरती का विलोम आकाश हो जाएंगे। उसके बाद है निश्चय का संधि विच्छेद होगा, तो निश्चय का संधि विच्छेद होगा निह जोड़ चय, निश्चय, और यह एक विसर्ग संधि है। इसमें ध्यान दीजिए कि जब भी विसर्ग के बाद, यहाँ पर विसर्ग हो गया निह, उसके बाद अगर चौ आता है तो इन दोनों के मेल से जो ना आधा तालम सौ बनता है। ये ध्यान रखिएगा बात, ये आधा तालम सौ बनता है, तो यहाँ पर निश्चय हो गया, आधा तालम सौ भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएंगे निश्चय। जैसे निस्तार, निस जोड़ तार, निह जोड़ तार, निस्तार, ये सभी इसी के उदाहरण हैं विसर्ग संधि के। विसर्ग संधि वो होते हैं जिसमें स्वर या व्यंजन का मेल जो है ना विसर्ग से होता है, जैसे यहाँ पर विसर्ग से व्यंजन का मेल हो रहा है। और व्यंजन संधि कौन होते हैं, तो व्यंजन संधि वो होते हैं, बता देते हैं एक्स्ट्रा में, कि जिसमें व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल हो सकता है और जाके व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है, उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। फिर है उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन, तो उत जोड़ घाटन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब भी तो हलंत के बाद अन्य व्यंजन आएंगे तो हलंत जो है वह दो हलंत में बदल जाता है। ये जो दो हलंत होते हैं इसमें वह बदल जाता है, तो उद्घाटन, उत जोड़ घाटन, तो का तीसरा वर्ण भी होता है दो, तो थो और दो, तो तीसरा वर्ण में भी कभी कभी बदल जाता है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है, तो सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि हैं, तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। फिर भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो है ना वह रीति काल के कवि थे, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर है देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का हो जाएगा देव, पर्यायवाची शब्द मतलब शब्द अलग अलग रहेगा लेकिन उसका अर्थ समान होगा। फिर है आपे से बाहर होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना, मतलब अपने नियंत्रण में नहीं रहना, आपे से बाहर हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। फिर अक्ल का अंधा, मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। फिर तुलसी किस काल के कवि हैं, तो तुलसी जी थे वह भक्ति काल के कवि थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे भक्ति का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। इसमें भी वही हुआ है जगत जोड़ नाथ, ये कौन से संधि हो जाएंगे, तो ये भी व्यंजन संधि है जगन्नाथ, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद है वैध का विलोम है, तो वैध का विलोम अवैध हो जाएगा, वैध है तो उसका अवैध विलोम शब्द। फिर ज्ञात का विलोम क्या होगा, अज्ञात। फिर करबक किनकी रचना है, तो करबक जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। फिर गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है, तो ये हो जाएगा संस्यात्मा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा संस्यात्मा। फिर रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो रोज कहानी के कहानीकार अज्ञ जी हैं। फिर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। फिर है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना, मतलब अपना काम निकाल लिया, सिर्फ वही हो गया अपना उल्लू सीधा करना। फिर रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ में है। फिर मालती के पति का नाम क्या है, तो महेश्वर, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। फिर रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है ना वह बर्मा में है, और यह रंगून की चर्चा किस कहानी में है, तो उसने कहा थी, इसका जो है ना उसने कहा था ही चैप्टर में है, जिसमें लहना सिंह जो है ना वह बर्मा में लड़ने के लिए गए थे, शायद या जो है ना सिपाही की माँ एकांकी में है, सॉरी ये सिपाही की माँ एकांकी में है, जिसमें मानक जो है वह बर्मा लड़ाई करने के लिए जाता है। फिर है उसके बाद कि उसने कहा था कहानी का नायक है, तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, लहना सिंह, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। फिर है भारत का विशेषण, तो भारतीय हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।